दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग CNT एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि जो JPSC एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। तो देखिए, चूँकि CNT एक्ट जो है काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 हिस्सों में बांट कर देखें। अगर 2 हिस्सों में भी सही से नहीं हो पाता है तो फिर 3 हिस्सों में, ऐसे 2 हिस्सों में ये हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को बात करेंगे, फालतू चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य है उन्हीं सारे फैक्ट्स को देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये लंबा है और अगर हम लोग एक एक पॉइंट को बढ़िया से या अंदर घुस के डिस्कस करने का या एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं तो याद भी नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है तो याद भी नहीं रहेगा, और दूसरा ये है कि समय भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी उसी तरह से पूछा जाता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें CNT एक्ट लागू कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू हो गया था। ठीक है, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर चलें, हल्का सा जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट को लागू किया गया था। और याद रखिएगा, 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया था। अब देखिए, एक क्वेश्चन इससे आता है कि इस CNT एक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो किसने तैयार किया था। तो इसका जो ब्लूप्रिंट है या आप ड्राफ्ट कह सकते हैं, ये तैयार करने वाले का नाम है जॉन H. हॉफमैन। तो आपको याद रखना है कि हॉफमैन ने इसको तैयार किया है, इसके ब्लूप्रिंट को, CNT एक्ट 1908। और ये जो अधिनियम है इसको लाया गया था किस अधिनियम के तहत, तो आप जानते होंगे कि एक परिषद अधिनियम था 1892। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसी के तहत इस CNT एक्ट को लाया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। गवर्नर, उस समय जो गवर्नर जनरल था, उसकी मंजूरी के बाद इसको अधिनियमित किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो बंगाल काश्तकारी अधिनियम था, जो इससे जस्ट पहले आया था, उसी से ये प्रभावित था। ठीक है, और इसमें अगर बात करें कि कितने चैप्टर्स हैं, तो आपको याद रखना है कि 19 इसमें चैप्टर्स हैं, यानी अध्याय है। इसके अलावा अगर आर्टिकल की बात करें तो 271 इसमें आर्टिकल हैं, यानी धाराएं हैं। तो इसको याद रखिएगा, 271। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये काफ़ी बड़ा है। तो 271 धाराओं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, जो काम का है उसी की बातचीत यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए, इसके संशोधन की अगर बात करें तो अब तक, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय तक ऐसा कहा जा रहा है कि 26 संशोधन कुल मिला के हुआ है। ठीक है, संशोधनों की अगर बात की जाए, शायद एक आध अभी हाल फिलहाल में बढ़ा होगा। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अभी तक 26 संशोधन यहाँ पर हुआ है, जिसमें पहला संशोधन कहा जाता है कि 1920 में ही हो गया था। ठीक है, पहला संशोधन 1920 में, और उसके बाद लास्ट कहा जाता है कि ये जो हुआ था ये 1995 में हुआ था। और उसके बाद कई बार संशोधन के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन हो नहीं पाया है। शायद अगर अभी कुछ है ऐसा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि ये जो CNT एक्ट है ये लागू कहाँ पर है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये लागू किन क्षेत्रों में है। तो ये 3 प्रमंडल में ऐसा कहा जाता है लागू है। ठीक है, तो इसमें उत्तरी छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि छोटा नागपुर में होगा, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में लागू है। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, यहाँ पर भी लागू है। इसके अलावा पलामू वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये लागू है। अब यहाँ पे एक डाउट आ जाता है कि क्या ये कोल्हान क्षेत्र में भी लागू है। तो देखिए, इसको लेकर कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है कि ये कोल्हान क्षेत्र में लागू है कि नहीं। और ऐसे आप जानते होंगे कि कोल्हान में एक स्पेशल कानून जो है वो पहले से चलता है, और वो है विल्किंसन कानून। ठीक है, तो विल्किंसन वाला यहाँ पे पहले से ही चल रहा है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि CNT यहाँ पे लागू होता है कि नहीं। मतलब मुझे इसके बारे में खास जानकारी नहीं है, मैंने इकट्ठा भी करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ये चीज़ें क्लियर हैं नहीं। लेकिन शायद इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को लेकर आप श्योर हो सकते हैं कि यहाँ पर विल्किंसन लॉ पहले से इस क्षेत्र में चल रहा है। ठीक है, तो यही है ओवरऑल इसके बारे में। और कई इसमें संशोधन हुए, तो संशोधनों को हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस एक्ट में क्या चीज़ें शामिल की गई हैं और जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, अगर इसका आप पहला आर्टिकल की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पर भी साफ साफ दिखाई देगा कि जिस तरह से हमने SPT में पढ़ा था, ये पहला जो आर्टिकल था वो था प्राथमिकी। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्राथमिकी ही आपको दिखाई देगा। तो इसको ध्यान रखना है कि पहला वाला धारा में क्या है। अब हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पे अध्याय पहले 1 की बात कर लें। अध्याय 1, तो अध्याय 1 में धारा 1 जो है, यानी आर्टिकल 1 जो है, इसमें क्या है, तो इसमें वही है नाम, और इसका जो प्रसार है वो है।
ठीक है। उसके बाद अध्याय 3 में आएंगे जब, तो 3 में परिभाषाएं हैं और इन्हीं परिभाषाओं से क्वेश्चन आता है। तो इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से देखना चाहिए। ये परिभाषाएं किस किस चीज़ों की है तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो काम का ज़्यादा है वही देखेंगे। जैसे देखिए भूगत बंध के बारे में मैंने कल ही बताया था कि भूगत बंध कौन होता है। तो जो हमने SPTA वाला एक्ट देखा था वहाँ पर भी भूगत बंध ये टर्म जो था, और यहाँ पर यही था कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई रैयत है, वो अग्रिम ऋण लेता है, यानी पहले ही किसी से पैसा ले लेता है कृषि वगैरह करने के लिए, तो वो चुकाएगा कैसे? तो अग्रिम जो ऋण लिया है वो तो देगा ही देगा, साथ में ब्याज का भी वो भुगतान करेगा। तो हमने भूगत बंध को भुगतान से जोड़कर याद किया था, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जोत के बारे में मैंने बताया था कि जो खेत है उसी को आप जोत कह सकते हैं। जो किसान के पास खेत है, रैयत के पास, उसी को सिंपली जोत कह दीजिए। भूस्वामी कौन है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भूमि का स्वामी है, भूमि का मालिक है, यानी जो किसी और को खेत देकर खेती करवाता है, तो वही है भूस्वामी। इसके अलावा काश्तकार कौन है? तो इसके बारे में हमने बात की थी कि काश्तकार कौन है, तो ये रैयत है, किसान है। तो काश्तकार वही है जो कि या तो अपनी भूमि पर खेती कर सकता है या किसी और की भूमि पर वो जाकर खेती कर सकता है, वही काश्तकार है, ठीक है। देखिए अब हर चीज़ अगर लिखने बैठो तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा भी, कई चीज़ें आपको सुनने के बाद भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए लगान के बारे में हमने पहले ही बात किया था कि जो पैसा दिया जाता है किसी रैयत को खेत के बदले में, या खेत में आप कह सकते हैं उसके उपभोग के बदले में, वही लगान हो जाता है। देखिए चल संपत्ति में यहाँ पर खड़ी जो फसल है उसको भी शामिल किया गया है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चल और अचल संपत्ति आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो चल संपत्ति में क्या शामिल होती है? तो ये खड़ी फसलों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। खड़ी फसल जो होती है वो चल संपत्ति होती है। इसके अलावा अस्थाई भूधृति की बात करें, अगर भूधृति एक टर्म है, टेन्योर्स है, तो ये भूधृति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर लेने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है कि भूधारक का हित, ठीक है। भूधारक का हित यानी जिसने भूमि धारण किया है, जिसने भूमि लिया है, उसके हित की बात यहाँ पर होती है। और इसके अंतर्गत जो मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी है वो नहीं आती है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो खुटकटीदार हैं वो इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए, तो खुटकटीदार इसमें नहीं आते हैं भूधृति के अंतर्गत। और अगर कहीं पे देखिए इन टर्मों में अस्थाई लग जाए तो समझ जाइएगा कि अस्थाई का मतलब यहाँ पे होता है वंशानुगत से, ठीक है। क्योंकि अस्थाई कोई भी चीज़ अगर तभी होती है जब आप वो कंटिन्यू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक चले। तो अगर अस्थाई भूधृति की बात करें या अस्थाई ज़मींदारी की बात करें तो वो वंशानुगत हो जाता है, ठीक है, वो बदलता नहीं है बीच में। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और एक टर्म यहाँ पर डिक्री है, तो डिक्री आपने सुना भी होगा, ये न्यायालय से संबंधित होता है, यानी न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसको क्या कहते हैं? तो डिक्री कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो किस में है? तो धारा 3 में है, इसको याद रखना है। धारा 1 में सिर्फ नाम और प्रसार है, जबकि धारा 3 में क्या है? परिभाषाएं। अब हम लोग आगे बढ़ें अगर अध्याय 2 की तरफ, तो अध्याय 2 में क्या क्या चीज़ें हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अध्याय 2 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि काश्तकारों के वर्ग की बात की गई है, ठीक है, काश्तकारों के वर्ग की। और यहाँ पर भी सेम जैसे हमने SPT में देखा था, यहाँ भी 3 वर्ग में इसको बांटा गया है, जिसमें पहला रखा गया है अधिभोगी रैयत, ठीक है, अधिभोगी रैयत रखा गया है। दूसरा इसी में अनाधिभोगी लगा दिया गया है, ठीक है, अनाधि, इतना सही समझ जाइएगा। और तीसरा रखा गया है एक खूटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ठीक है। तो जिसके पास खूटकट्टी अधिकार प्राप्त है उस रैयत को यहाँ पर रखा गया है तीसरे कंडीशन में। तो देखिए अधिभोगी रैयत कौन होगा? तो जो धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार रखता हो, यानी उसका उपभोग का अधिकार रखता है, वो होगा। और इसमें होगा कि उसको उपभोग का अधिकार नहीं होगा तो वो इसमें शामिल होगा। और खुटकट्टी अधिकार प्राप्त तो आप जानते ही हैं कि खुटकट्टीदार कौन होता है, उसके बारे में आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक देखिए होता है दर रैयत, इस टर्म को समझिएगा कि दर रैयत कौन होता है। तो दर रैयत वो व्यक्ति होता है जो किसी रैयत के अंतर्गत काम करता है। यानी मान लीजिए कि कोई ज़मींदार है, ठीक है, अब इसके पास ज़मीन तो है ही, ज़मींदार है तो, और इस ज़मीन पे वो खुद खेती भी करता है, ठीक है। अब इसके अधीन अगर कोई रैयत है तो वही कहलाएगा दर रैयत। यानी आप एक तरह से इसको बड़ा किसान कह सकते हैं। तो बड़ा किसान के अंतर्गत जो छोटे किसान होते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं? दर रैयत कह देते हैं। सिंपली इसी को याद रखना है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये धारा 4, ठीक है, ये है धारा 4। धारा 4 में काश्तकारों का वर्ग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखिए धारा 4 है लेकिन 3 ही वर्ग की यहाँ पर बात की गई, 3 काश्तकारों के वर्ग की बात की गई। अब आते हैं 5 में कुछ चीज़ें हैं जो काम की है। भूधारक का अर्थ, कि भूधारक कौन है? तो नाम से ही लग रहा है कि जो व्यक्ति भूमि धारण करता है, यानी
भूमि का यूज करता है और उसके बदले में लगान देता है, तो वो भूधारक कहलाता है। ठीक है, यूज करेगा भूमि का और लगान भी देगा, यूज करेगा तो लगान तो देना पड़ेगा। अब आ जाएंगे 6 में, तो 6 में कौन आता है, तो इसमें रैयत आता है। अब रैयत के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, जो किसान है वही रैयत, तो 6 में रैयत है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, सिंपल भी है। 7 में बात करें अगर, तो यहाँ पे आ जाता है खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत, तो यहाँ पे खूंट कट्टी वाला आता है, खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत की बात आती है। अब सवाल है कि खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत कौन है, तो इसमें वैसा रैयत आ जाता है कि जो कोई भी, मान लीजिए ये भूमि है, इस पर अधिभोग का अधिकार तो रखता ही है, यानी इसका यूज तो करता ही है, और ये जो भूमि है ऐसा माना जाता है कि ये उसके वंशजों द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, कहीं पे किसी क्षेत्र में जंगल था, उस जंगल को काटा गया और जंगल को काट कर इस भूमि का निर्माण किया गया उसके वंशजों के द्वारा, और उसी भूमि पर वो खेती करता है, तो वही है खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत, इसको ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जो मुंडारी खूंट कट्टीदार है वो भी लगभग वही है कि जो जंगली भूमि को एक जोत के रूप में अर्जित करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसको बनाने का प्रयास करता है और उसको यूज करता है, तो मुंडारी खूंट कट्टीदार यहीं पर इसी में आ जाता है। और उसी तरह से खूंट कट्टी अधिकार युक्त रैयत जो है ये 7वें में है। लगभग दोनों सिमिलर है, बस इसमें मुंडारी लगा हुआ है, लेकिन लगभग चीज़ें वही हैं कि जैसे वंशज ही यहाँ पे होते हैं, या फिर वो खुद भी अगर जंगल को काट के और उस तरह का भूमि निर्माण करता है तो आ जाता है। तो दूसरा वाला जो अध्याय है इसमें हमने देखा 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इधर कुछ लगातार इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसको देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अध्याय 3 में एक चीज़ साफ साफ कही गई है। अध्याय 3 में क्या कहा गया है कि इसमें धारा 9 की अगर बात करें, ये 9 से शुरू होता है और 14 तक चलता है, तो यहाँ पे 9, 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9, 10 में ये है कि अगर भूधारक जो है वो लगान वृद्धि की यहाँ पर बात की गई है कि लगान वृद्धि नहीं किया जाएगा, जब तक बंदोबस्ती में परिवर्तन नहीं होगा तब तक लगान वृद्धि नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि एक किसान है, अब इस किसान से बंदोबस्ती किया गया है, तो ये जब तक आप पूरी बंदोबस्ती में परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि बंदोबस्ती में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होती है, शर्तें होती हैं, तो इन शर्तों के आधार पर ही लगान तय होता है। अब इन शर्तों को बीच में नहीं बदला जा सकता, यानी अब अगर आपको बीच में लगान बदलना है तो आपको पूरा बंदोबस्ती का शर्त ही बदलना पड़ेगा। तो यही 9 में कहा गया है कि लगान वृद्धि ऐसे नहीं की जाएगी, और अगर आप लगान वृद्धि करना चाहते हैं तो 9A में बताया गया है कि आपको फिर उपायुक्त से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ हम बंदोबस्ती को चेंज कर रहे हैं और लगान को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये 9 और 9A में है लगान वृद्धि और उपायुक्त का परमिशन, इसको चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, एक है 13 नंबर धारा में क्या है, तो 13 में धारा में बताया गया है विभाजन के बारे में, कि भूधृति का विभाजन या फिर जो लगान वितरण है उसके बारे में बात की गई कि लगान वितरण किस तरह से किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हेडिंग ही बस याद रखिए, अंदर में कुछ खास नहीं है, नाम से ही लग रहा है कि लगान का वितरण किया जाएगा, और भूधृति यानी जो भूमि का अधिकार है उसके विभाजन की यहाँ पर बात की गई है कि किस प्रकार से होगा। आगे है अध्याय 4 की बात करें। अब अध्याय 3 में इतना ही है। अध्याय 4 में जब चलिएगा तो अध्याय 4 में आपको मिलेगा एक बंदोबस्त रैयत की परिभाषा। अध्याय 4 में धारा आपको 17 में आना है। जब आप 17 में आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा बंदोबस्त रैयत, ये कौन होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा में मैंने पहले ही बताया कि बंदोबस्त जिसके साथ भी किया जाता है वहाँ पे कुछ शर्तें होती हैं, और उन्हीं शर्तों के आधार पर ही बंदोबस्ती होती है। तो यहाँ पर भी उन्हीं शर्तों के बारे में बताया गया है, और कहा गया है कि वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद, ठीक है, तो इस अधिनियम के लागू होने से पहले या फिर कहें कि बाद जो भूमि है उसको पट्टे पे लिया हुआ है या धारण करता है, तो 12 वर्ष के अवधि के समाप्त होने पर भी उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि 12 वर्ष अगर समाप्त हो चुका है, यानी उस बंदोबस्ती का के बाद 12 वर्ष समाप्त हो गया है, तो उसके बाद भी वो बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। ठीक है, समाप्ति के बाद भी। दूसरा कंडीशन इसी में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो भूमि धारण कर रहा है और रैयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रैयत वो समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, एक तो 12 वर्ष हमने देखा, दूसरा कंडीशन दिया गया है 3 वर्ष का, कि 3 वर्ष के बाद भी उस ग्राम का वो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। और एक और कंडीशन दिया गया है कि एक धारा है 74। धारा 74 कहता है कि मान लीजिए कि भूमि का पर कब्जा वापस ले रहा है वो,
ठीक है। तो वापस लेता है तो ज़मीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक बेकब्जा रहने के बाद भी वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। यानी पे कब्जा और बेकब्जा की बात है। तो अगर ज़मीन पे बेकब्जा रहता है फिर भी वो 3 वर्ष तक, कब्जा मतलब यहाँ पे यही हो गया कि बंदोबस्ती, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद भी क्या होगा, तो वो समझा जाएगा बंदोबस्त रैयत। तो 3 कंडीशन यहाँ पे है। अगर आपने टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में नहीं भी रखा है फिर भी आप याद कर सकते हैं कि एक टर्म में आपको 12 वर्ष दिखाई देगा, दूसरे में 3 वर्ष दिखाएगा। 3 वर्ष में सिंपल रैयत की बात है, और तीसरा कंडीशन में कब्जा और बेकब्जा की बात है कि बेकब्जा अगर ज़मीन है 3 वर्ष तक तो भी वो जो किसान है, जो रैयत है, वो बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। इसके बारे में साफ साफ कहा गया। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 में देखिए कुछ चीज़ें कही गई हैं। धारा 18 में इसमें बताया गया है भूइंहारों और मुंडारी खुदकटीदार का बंदोबस्त रैयत होना। और इसमें भी सिंपल सेम चीज़ें कही गई है कि जो भूइंहार है, ठीक है, तो वो बंदोबस्त रैयत कब होगा, जब 12 वर्ष तक भूमि धारण करता आया हो लगातार, ठीक है। और मतलब 12 वर्ष तक भूमि धारण करते आए हों तो वो बंदोबस्त रैयत हो जाएंगे, कोई भी सदस्य हो भूइंहार परिवार का। और इसी तरह से मुंडारी खुदकटीदार में भी सेम कंडीशन है कि यहाँ भी 12 वर्ष तक जो भी है वो अगर भूमि धारण करता है तो वो क्या कहलाएगा, तो बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। यानी 17 और 18 ये दोनों क्या है, बंदोबस्त रैयतों से संबंधित है। इसमें स्पेशली 2 चीज़ों के बारे में बताई गई है, और ये 17 वाले में सभी रैयतों की बात की गई, ठीक है। और इसमें भूइंहार और मुंडारी की बात की गई है 18 में। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अब हम लोग देखिए वहाँ पर भी देखा था हमने कि यहाँ पे आर्टिकल 21 और 21A को देखते हैं, इन दोनों में क्या है। तो देखिए 21 में सिंपली कहा गया है कि भूमि का उपयोग, ठीक है। तो उपयोग से समझ जाइएगा कि यहाँ पर भूमि का उपयोग की ही बात हो रही है। तो भूमि का उपयोग की बात की गई है। और यहाँ पे 21 का में बताया गया है कि जैसे उपयोग होगा तो इसमें वृक्ष लगाया जा सकता है, इसके अलावा कोई उद्यान, ठीक है, और इस उद्यान में फल फूल सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें कही गई है। अब देखिए ये है कि अगर आप भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो आप सही उपयोग करेंगे, गलत उपयोग नहीं करेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। और इसमें कुछ भी आप निर्माण कार्य कर सकते हैं, जैसे आहार पाइन बांध का निर्माण वगैरह, मछली पालन कर सकते हैं, ईंट खपड़ा वगैरह, ये सारा चीज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि लगान आपको भुगतान करना होगा। जैसे आप कोई तालाब यहाँ पे बनवाते हैं और तालाब से कुछ चीज़ें उत्पादित करते हैं, तो यहाँ पे आपको भूस्वामी को कुछ लगान देना होगा, ठीक है। तो आपका जो भूस्वामी है वो कितना लेगा, तो वो लेता है 9/20, ठीक है। और जो रैयत है उसके पास कितना मिल जाता है, तो जो बाकी बचा 11/20। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 2 कंडीशन में कहा गया है कि अब अगर आप तालाब बनवाते हैं और तालाब का जो उत्पाद है उसमें से आप इतना टैक्स जो है वो भूस्वामी को देंगे। कितना देंगे, 9/20। उसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया है कि वृक्ष उद्यान में अगर आप फल फूल लगाते हैं तो जो भी उत्पाद है यहाँ भी आप सेम कंडीशन यानी सेम टैक्स भूस्वामी को देंगे 9/20 और खुद रखेंगे 11/20। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई है। और यहाँ पे बांस वाँस सब कुछ जो मन करे आप लगा सकते हैं, ऐसा है। अब चलते हैं आगे। देखिए 22 में कहा गया है रैयतों के बेदखली के बारे में, ठीक है। तो 22 में क्या कहा गया है, बेदखली के बारे में। तो इसको कैसे याद रखें, तो देखिए ब से होता है 22, तो 22 में क्या है, बेदखली है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और बेदखली कब होता है, तो आप जानते हैं कि जो भी पट्टेदारी है या फिर कहें बंदोबस्ती है, उनके अगर शर्तों का कोई उल्लंघन करता है, शर्त आप नहीं मान पा रहे हैं, तो आपको बेदखल कर दिया जाएगा। यही चीज़ है। उसी तरह से 22 के बाद अगर आप 24 में आएंगे तो यहाँ पे है कि लगान का भुगतान आपको करना ही होगा। बाध्यता की बात की गई, ठीक है। तो लगान की बाध्यता है, इस 24 में ये बात कही गई। अब यहाँ पे कहा गया कि भाई जो भी आप भूमि धारण करते हैं उसके हिसाब से जो उचित लगान बनता है वो लगान आप देंगे। लेकिन एक सरायकेला और खरसावां जो अनुमंडल है इसको थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर रखा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सरायकेला खरसावां जो अनुमंडल है वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो रैयत द्वारा अगर फल का उद्यान लगाया जाता है या फिर खलिहान लगाया जाता है तो वहाँ पर कोई भी लगान भुगतान नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये अपवाद है सरायकेला खरसावां, बाकी लगान देने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य है, ऐसा धारा 24 में कहा गया, ठीक है। अब आते हैं 27। तो 27 में बात करेंगे हम लोग, और फिर 27 के बाद एक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बात की गई है 33 क। तो 27 में क्या है, तो देखिए धारा 27 में ये है कि लगान वृद्धि की बात की गई, ठीक है, लगान वृद्धि। और 33 क में क्या कही गई है, तो लगान में कमी की बात की गई, लगान में कमी। तो देखिए लगान में वृद्धि का अधिकार किसको है,
तो लगान में वृद्धि करेगा उपायुक्त, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि उपायुक्त के पास ये अधिकार है। इसके अलावा एक और व्यक्ति को यहाँ पे अधिकार दिया गया है, वो है राजस्व अधिकारी। ठीक है, राजस्व अधिकारी भी अगर चाहे तो लगान में वृद्धि कर सकता है। इसके अलावा लगान में अगर कमी की बात करें तो कमी कौन करेगा, तो कमी यही दोनों करेंगे, लेकिन कमी के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने पीछे भी स्पीटी में भी देखा था कि मिट्टी जो है काम की नहीं है, अनुर्वर हो गई, सिंचाई व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाई तो कृषि हुआ नहीं, तो सिंचाई ही नहीं हुआ, कृषि ही नहीं हुआ तो लगान मिलेगा कहाँ से। तो ये कुछ कंडीशंस ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे लगान में कमी की जा सकती है। तो याद रखिएगा 33 कम है लगान में कमी, जबकि 27 में क्या है लगान में वृद्धि, और करेगा कौन, तो उपायुक्त और राजस्व अधिकारी। उपायुक्त जो करेगा इसके लिए एक धारा है 29 के तहत ये करेगा। ठीक है, और राजस्व अधिकारी जो करेगा वो धारा 12 के तहत करेगा। तो चाहे तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एक धारा 37 में आएंगे, ये अध्याय 5 चल रहा है, तो अध्याय वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग थोड़ा सा धारा की बात करते हैं। तो धारा में देखिए 37 की बात करें, 37, तो 37 में क्या कहा गया, खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत की बात की गई। अब देखिए खूट कट्टी जो टर्म है वो CNT का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि खूट कट्टी अधिकार प्राप्त जो रैयत है वो कौन होगा। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत वही होगा जो 20 वर्ष तक, ठीक है, देखिए मान लीजिए कि 20 वर्ष तक कोई व्यक्ति है जो अधिनियम के स्टार्टिंग से ही, वो 20 वर्ष से पूर्व यानी पहले से ही वो खेती कर रहा है, काश्तकारी कर रहा है, तो उसका आप लगान नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, उसका लगान में वृद्धि आप नहीं करेंगे, ये चीज़ कहा गया है। और अगर आप मान लीजिए किसी कंडीशन में लगान लगा भी रहे हैं तो जो बाकी रैयत हैं, तो बाकी रैयत जो बचे हुए हैं उनसे जो आप लगान ले रहे हैं तो बाकी रैयत के लगान के आधे से ज़्यादा आप नहीं लेंगे। मतलब लेना है तो उन्हीं के आधे से अधिक आप नहीं लेंगे, उनके आधे से कम लेंगे या फिर आधा लेंगे जो बाकी रैयत बचे हुए हैं, यानी खुट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के अलावा जो रैयत बचे हुए हैं उनकी बात हो रही है। तो धारा 37 यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलें तो अध्याय 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अध्याय 6 में क्या है, अनाधिभोगी रैयत की बात की गई। ठीक है, अनाधिभोगी रैयत यानी जो मतलब ज़मीन तो रखता है लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाता है, तो वैसे लोगों को यहाँ पर रखा गया है। और ये धारा स्टार्ट होता है 38 से और चलता है 42 तक। ठीक है, और यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जो अनाधिभोगी रैयत होगा वो क्या करेगा, तो उसके पास भी अधिकार होगा कि वो बंदोबस्ती करेगा, बंदोबस्ती के बाद उसके शर्तों के हिसाब से ही काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है और कुछ खास इसमें नहीं है। अब देखिए 2 कंडीशन इसमें है कि जैसे अनाधिभोगी अगर रैयत है, अब उसको बेदखली का कुछ आधार दिया गया है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, और ये दिया गया है 41 में, धारा 41 में, कि अनाधिभोगी रैयत को कैसे बेदखली किया जाएगा। तो पहला बात ये है, इसमें कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि अनाधिभोगी कोई रैयत है, अब वो क्या कर रहा है, तीसरे वर्ष के प्रारंभ के बाद से, ठीक है, ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो 3rd वर्ष है इसके बाद, 3rd वर्ष के बाद 90 दिनों के अंदर, ठीक है, 90 दिनों के अंदर अगर वो लास्ट 2 ईयर्स, जो लास्ट 2 कृषि वर्ष है इसमें लगान नहीं देता, ठीक है, लास्ट 2 कृषि वर्ष का लगान नहीं चुकाता है, तो फिर यहाँ से वो बेदखल कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा कंडीशन है कि अगर भूमि का वो गलत यूज करता है, उसको कृषि के लिए दिया गया है, वो कोई और कार्य में लगा रहा है, कि यहाँ पे बेदखल हो जाएगा, या फिर लगान वो नहीं दे रहा है, ठीक है, लगान नहीं चुकाना चाह रहा है। इसके अलावा ये है कि जैसे लगान का भुगतान की जो अवधि है, जो बंदोबस्ती है उसी की अवधि समाप्त हो गई हो, ठीक है, तो बंदोबस्ती की अवधि ही ख़त्म हो गई है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेदखली तो होगा ही होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 42 में ये कहा गया है कि बेदखली का जो निर्णय है वो कौन करेगा, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि इसका निर्णय उपायुक्त ही करता है। ठीक है, तो 41 में बेदखली का अनाधिभोगी रैयत का स्पेशली ये ध्यान रखिएगा, इसके बेदखली का कंडीशन है, आधार है कि कैसे बेदखली होगा, और 42 में ये है कि इसका बेदखल कौन करेगा, तो उपायुक्त करेगा। आगे बात करते हैं धारा 44, और ये हम लोग अध्याय 8 में पहुँच चुके हैं। ठीक है, अध्याय 8, और अध्याय 8 44 धारा है। इसको देखते हैं कि आर्टिकल 44 में क्या है। तो इसमें कहा गया है कि रैयत जो है वो पट्टे का अधिकार होगा, यानी कोई भी रैयत है तो उसको अधिकार है कि भाई उसके लिए पट्टा मिलना चाहिए उसको, यानी पट्टा मतलब होता है शर्त,
कि किस तरह से या कितने समय तक आप इस भूमि पर खेती कर पाएंगे, और इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि कितना लगान होगा, ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है। तो आर्टिकल 44 में यही है कि जो रैयत है उसको पट्टा का हकदार होना, यानी पट्टा उसको मिलना चाहिए, उसके लिए वो हकदार है। दूसरा इसमें 45 में कहा गया है कि देखिए जब पट्टा होगा कौन साइन करता है, तो ये ज़मींदार साइन करता है, ठीक है। अब ज़मींदार क्या करेगा, इस पट्टे का 2 कॉपी रखेगा, 2 कॉपी बनाएगा, एक किसको देगा, तो एक दे देगा रैयत को और एक वो खुद अपने पास रखेगा, ठीक है। तो 2 कॉपी किसका, इस शर्त का या पट्टे का 2 कॉपी रखेगा, ऐसा 45 में कहा गया। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट CNT का आर्टिकल हम लोग अभी देखने वाले हैं, और ये है आर्टिकल 46, ठीक है। तो आर्टिकल 46 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है और बना भी है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ये है कि रैयतों के अधिकार, रैयतों द्वारा अधिकार के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया। इनका जो अधिकार है उसका ये लोग अंतरण किन किन कंडीशन में नहीं कर सकेंगे, अंतरण पर प्रतिबंध है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कैसे है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कंडीशन इसमें दी गई है। पहला बात कहा गया है कि जो रैयत है वो अपनी जोत या उसके किसी भाग पर अधिकार का 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए विक्रय, दान या संविदा पर अंतरण नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष प्लस अवधि के लिए वो क्या नहीं करेगा, तो विक्रय नहीं करेगा या दान नहीं देगा या फिर संविदा पर भी नहीं देगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये पहला कंडीशन कहा गया, 5 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए। दूसरा कहा गया है कि 7 वर्ष से अधिक समय के लिए, 7 वर्ष से अधिक समय के लिए वो क्या नहीं करेगा, तो भुगत बंध बंधक बना के नहीं रखेगा, यानी अग्रिम ऋण वगैरह जो लेता है उसमें वो भूमि को इस प्रकार से नहीं देगा, भुगत बंधक बना के नहीं रखेगा। तीसरा कंडीशन ये कहा गया है कि 15 वर्ष से कम अवधि के लिए, यहाँ पे 15 वर्ष से कम की बात की गई है, माइनस है, तो 15 वर्ष से कम अवधि के लिए भुगत बंधक तभी करेगा जब बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति एक अधिनियम है 1935, उसके अधीन वो रजिस्ट्रीकृत हो, यानी रजिस्टर्ड हो, तभी हो पाएगा। तो किसके अधीन रजिस्टर्ड हो, तो एक बिहार और उड़ीसा एक्ट है, सोसाइटी एक्ट है, बिहार प्लस उड़ीसा। ये एक्ट कब आया था, 1935 का एक्ट। तो इसमें अगर रजिस्टर्ड है तो फिर 15 वर्ष से कम अवधि के लिए वो भुगत बंद कर सकता है, वरना 7 वर्ष से ज़्यादा अवधि तक वो भुगत बंद नहीं कर सकता है। तो ये बात आर्टिकल 46 में कही गई है, साफ साफ कही गई है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग धारा 46(3) क, इसमें 3-4 धाराएं हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें धारा 46 एक है 3A। तो इसमें कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ST है, ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति है, तो वो जब भी ज़मीन देगा तो वो ST को ही देगा, ठीक है। अंतरण जब भी करेगा तो वो अनुसूचित जनजाति को ही करेगा, अन्य किसी को नहीं करेगा। ये कहा गया है 46 के 3A में। उसी तरह से अगला है 46 का 4A। तो इसमें क्या कहा गया है, तो 46 का 4A में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने किसी गलत प्रकार से, या आप कह सकते हैं कि धोखाधड़ी किया है, ठीक है, धोखाधड़ी करके उस भूमि को हथिया लिया। तो इसमें क्या करना होगा कि जब धोखाधड़ी वो किया था तो उसके 12 वर्ष के अंदर, ठीक है, 12 वर्ष के अंदर उपायुक्त को बताना होगा, उपायुक्त के पास अब एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ये कहा गया। तभी वो आगे चल के फॉरवर्ड होगा और उस ज़मीन को वापस दिलाया जाएगा, वरना नहीं दिलाया जाएगा अगर 12 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे 46 वाला है जो इम्पोर्टेंट है, कुछ कंडीशन है। देखिए कंडीशन से ही क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं कि धारा 47 में क्या है। तो धारा 47 में साफ साफ ये कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है, यानी इसमें न्यायालय जो है वो अपना टांग नहीं अड़ाएगी। ऐसा कहा गया है कि न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वो विक्रय करवाए, ठीक है। तो ये चीज़ कहा गया, लेकिन कुछ कंडीशन में न्यायालय जो है वो टांग अड़ा सकती है। वो क्या है, तो मान लीजिए जैसे बकाया लगान है, तो बकाया लगान चुकाने के लिए न्यायालय टांग अड़ा सकती है। किस में टांग नहीं अड़ा सकती है, तो विक्रय वाले में टांग नहीं अड़ा सकती है। बकाया लगान में या फिर उधार में, इसमें, या फिर आप कह सकते हैं कि जो वसूली अधिनियम है एक बिहार उड़ीसा वाला, तो उसमें भी लगा सकती है। बाकी विक्रय के कंडीशन में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, साफ साफ 47 में कहा गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, अब चलते हैं अध्याय 9 में। तो अध्याय 9 भी काम का है और इसमें लगान के बारे में। तो अध्याय 9 में क्या है, लगान। तो इसमें क्या क्या है चीज़ें देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो देखिए 52 में कहा गया है, आर्टिकल 52 से शुरू होता है कि लगान जो है आप किस्तों में दे सकते हैं, किस्तों में, ठीक है। और किस्त कैसी होनी चाहिए, तो प्रत्येक तिमाही पर यानी 4 किस्त में आप दे सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं 4 किस्त, ठीक है। तो एक साल में आप 4 बार देंगे, ठीक है। तो 4 किस्तों में आप दे सकते हैं, यानी 3-3 महीना पर एक बार देंगे, ये कहा गया है 52 में। उसी तरह से 53 में क्या कहा गया है, तो 53 में कहा गया है कि कैसे देंगे। तो ये मनी ऑर्डर के थ्रू भी आप दे सकते हैं और कैश भी दे सकते हैं, मनी ऑर्डर हो या फिर कैश हो, जो भी हो वैसे दे सकते हैं। 53 में बताया गया। 54 में देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 54 में कहा गया है कि भाई जब आप लगान देंगे तो आपको रसीद लेने का अधिकार है, रसीद पाने का अधिकार है। अगर जो ज़मींदार है रसीद आपको नहीं देता है तो फिर उस ज़मींदार के ऊपर क्या होगा, तो उसको 1 माह का जेल हो जाएगा, ठीक है। और 1 माह का जेल के अलावा क्या होगा, तो 100 रुपये का जुर्माना भी होगा, ठीक है। 100 रुपये का जुर्माना। तो 100 रुपये का जुर्माना हो गया और 1 माह का जेल हो गया। किसको हो रहा है ये, तो ये ज़मींदार को हो रहा है, क्योंकि उसी को ये अधिकार है कि वो आपको दे रसीद, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है 58। 54 के बाद सीधा 58 है। और 58 में ये कहा गया है कि लगान का बकाया और उसका ब्याज किस तरह से दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि लगान का जो आपका तिथि था उस डेट में आपने लगान नहीं चुकाया, तो फिर क्या होगा, तो ये 6.25% ये मैक्सिमम है। इस दर से, ये SI के दर पे, ठीक है, आपको उसको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, ये कहा गया। अगर आप अगले ही साल लगान चुका देते हैं तो ये दर घट जाता है और ये मैक्सिमम 3% तक पहुंच जाता है। मतलब कुछ हिस्सा आपने अभी दे दिया और कुछ हिस्सा आप कह रहे हैं कि अगले साल तक चुका देंगे, तो ये 3% मैक्सिमम हो जाता है ऐसे कंडीशन में। ऐसे मैक्सिमम 6.25% है, इसको याद रखिएगा। फिर है आर्टिकल 59। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आप सही से लगान नहीं चुकाते हैं तो आपका क्या होगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा उस भूमि से, या फिर वो पट्टा जो है वो रद्द हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। ये लगान वाले कंडीशन में कि अगर आप सही से लगान नहीं चुकाते हैं तब ऐसा होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इसके अलावा है देखिए 61 एक काम का है कि अगर आप लगान वस्तु के रूप में चुकाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उपायुक्त से परमिशन मांगना होगा, ठीक है। और वो जो उपायुक्त है वही आपको बताएगा कि हाँ आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और उपायुक्त के अलावा जो है राजस्व कर्मचारी भी इस चीज़ को बता सकता है कि आप वस्तु के रूप में कन्वर्ट करवाना है, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन दीजिए, वो कन्वर्ट कर देगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा आगे अगर बढ़ें तो धारा यहाँ पे 63 काफ़ी काम का है। 63 में यही है कि ज़मींदार जो है, हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, इस PT में आपने देखा होगा कि एक्ट 52 में ये चीज़ लिखा गया था। इस PT में सेम कंडीशन यहाँ पे है, CNT में 63 में लिखा गया। और लिखा गया है कि जो अवैध अगर रकम लेता है ज़मींदार आपसे, तो उसको क्या होगा, 6 माह का जेल हो जाएगा, ठीक है। 6 माह का जेल, और क्या होगा, 500 रुपया का जुर्माना लग जाएगा, 500 रुपया का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकता है, ठीक है, दोनों भी हो सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से यहीं पर रोकते हैं। अगले पार्ट में प्रयास करेंगे सारा ही कर देने का, ठीक है। तो फिलहाल इतना आप देखिए और देखकर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।